राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीडी ज्ञान धर्म में। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी एकदम हष्ट पुष्ट स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 जल्द ही होने वाला है। तो अगर आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं या आपने तैयारी कर ली है, बस रिवीजन करना बाकी है, तो आप अपनी तैयारी करने के लिए कमर कस के जुट जाइए। किसी भी एग्जाम को निकालने से पहले उसके पैटर्न को अच्छे से समझना होगा। वह किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं यह पता होना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर से के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सोल्व करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो परीक्षा में जाने से पहले हमें लगभग 500 से लेकर 800 पुराने प्रश्नों को सोल्व करके जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इससे आपको वहाँ पर 100% लाभ होने के चांस होते हैं। तो हम ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें इतिहास विषय के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। ये प्रश्न पत्र को वीडियो ज़्यादा लंबी न बने, इस कारण से एक ही प्रश्न पत्र को 3 से 4 वीडियो में कवर किया जाएगा, क्योंकि जब वीडियो लंबी बन जाती है तो व्यक्ति उसे देखने में बोर हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति बोर भी नहीं होगा और छोटी वीडियो होगी तो वो जल्दी से जल्दी देख भी लेगा। तो आपका और हमारा जो कीमती समय है उसे ज़्यादा बर्बाद न करते हुए जल्दी वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम नेट जेआरएफ हिस्ट्री दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो कि 28 फरवरी 2023 को हुआ था। इसमें हम शिफ्ट 1 का पेपर सोल्व करेंगे। तो प्रश्न 1, पहला प्रश्न, धम्मपद, थेरागाथा, थेरीगाथा और जातक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ समूह से संबंधित है? ऑप्शन 1 दीर्घ निकाय, ऑप्शन 2 संयुक्त निकाय, ऑप्शन 3 मध्यम निकाय, ऑप्शन 4 खुद्दक निकाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 खुद्दक निकाय। अगर आप लोगों को धम्मपद, थेरागाथा या थेरीगाथा नहीं पता है, सिर्फ इतना ही पता है कि जातक कथाएं क्या होता है या जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो भी आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते थे, क्योंकि जो खुद्दक निकाय है इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कथाओं को शामिल किया हुआ है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप वीडियो को बीच में रोककर आराम से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना आप ही वीडियो को रोककर इसे पढ़ सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित है? ऑप्शन 1 रामकियन, ऑप्शन बी दशरथ जातक, ऑप्शन 3 पौमजरियम, ऑप्शन 4 इराम अवतारम। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 3 पौमचरियम। जो पौमचरियम ग्रंथ है इसकी रचना विमल सूरी द्वारा करी गई है, जो कि एक जैन भिक्षु और विद्वान थे। इस ग्रंथ में भगवान ऋषभनाथ के जीवन और उनके शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। प्रश्न 3, गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक कुल चिन्ह क्या था? ऑप्शन 1 मयूर, ऑप्शन 2 गरुड़, ऑप्शन 3 शेर, ऑप्शन 4 सूर्य। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 2 गरुड़। जो गरुड़ है वो गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक चिन्ह था, और जो मयूर है वो मौर्य वंश के शासकों का पारिवारिक चिन्ह था। प्रश्न 4, प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 कृष्ण मिश्र, ऑप्शन 2 वाजपति मिश्र, ऑप्शन 3 दामोदर, ऑप्शन 4 धनिक। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 1 कृष्ण मिश्र। प्रश्न 5, ऐत्रेय और शतप्रथ ब्राह्मण में किस राजा के नाम का उल्लेख मिलता है जिन्होंने इंद्र महाअभिषेक के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ करवाया था? वह थे। तो ऐत्रेय और शतप्रथ ब्राह्मण में ऐसे किस राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जिन्होंने इंद्र महाअभिषेक तो करवाया था, इसके साथ साथ अश्वमेध यज्ञ भी किया था? ऑप्शन 1 पर, ऑप्शन 2 बिंबिसार, ऑप्शन 3 बिंदुसार, ऑप्शन 4 अशोक। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 1 पर। जो किंग परा या राजा पर थे, इन्होंने इंद्र महाअभिषेक के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, और ये कौशल राज्य से संबंधित थे। इनसे संबंधित शिफ्ट 1 और शिफ्ट दोनों में प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न 6, राजपुरा
और द्वारका नगर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित थे? ऑप्शन 1 कम्बोज, ऑप्शन 2 अवंती, ऑप्शन 3 कुरु, ऑप्शन 4 गांधार। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 1 कम्बोज। जो इस तरीके के सवाल हैं वह हर बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कौन सा नगर किस महाजनपद से संबंधित है, या किस महाजनपद की राजधानी क्या थी, या यह वर्तमान समय में किस क्षेत्र में पड़ता है, या उनसे संबंधित किसी राजा के बारे में हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे जो दिसंबर 2022 की जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसमें ये जो राजा पराह थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करा था, इनके बारे में दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। साथ ही जो राजपुरा और द्वारका नगर जो महाजनपद क्षेत्र से संबंधित थे इनके बारे में पूछा गया। और जो जून 2023 की परीक्षा आई उसमें भी महाजनपद से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न 7, ओट्टकुट्टन ने निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में नहीं लिखा है? तो यह एक विद्वान है, इन्होंने किस शासक के बारे में नहीं बताया है। ऑप्शन 1 राजराज प्रथम, ऑप्शन 2 राजराज द्वितीय, ऑप्शन 3 विक्रम चोल, ऑप्शन 4 कुलोतुंग। तो ओट्टकुट्टन ने किस शासक के बारे में नहीं लिखा? तो इन्होंने नहीं लिखा है राजराज प्रथम के बारे में, तो इस कारण से ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो ओट्टकुट्टन कुलोतुंग के समय में एक विद्वान थे, इन्होंने बाकी के जो राजा हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। प्रश्न 8, उस अभिलेख का नाम बताइए जो पूजा शिला प्रकार की रचना से संबंधित है। ऑप्शन 1 नानाघाट अभिलेख, ऑप्शन 2 हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन 3 हल्मिदी अभिलेख, ऑप्शन 4 घोसुंडी अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन 4 घोसुंडी अभिलेख। जो घोसुंडी अभिलेख है इस अभिलेख में पूजा शिला प्रकार के बारे में बताया हुआ है। शिला प्रकार एक पवित्र वस्तु या स्थान के चारों ओर एक बाड़े या चार दीवारी को संदर्भित करता है। पूजा शिला प्रकार के निर्माण में एक देवता की पूजा के लिए समर्पित एक विशेष क्षेत्र के चारों ओर एक संरचना या चार दीवारी का निर्माण शामिल है। प्रश्न 9, चर्या पिटक निम्नांकित में से किसका एक संग्रह संकलन है? ऑप्शन 1 पद्य में रचित 40 जातकों का, ऑप्शन 2 पद्य में रचित 35 जातकों का, ऑप्शन 3 गद्य में रचित 35 जातकों का, ऑप्शन 4 पद्य में रचित 38 जातकों का। तो जो चर्या पिटक है इसमें किस चीज़ का संकलन किया हुआ है? तो इसका सही जवाब आएगा पद्य में रचित 35 जातकों का, ऑप्शन 2। तो इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है 35 जातक शामिल है जो कि पद्य शैली में लिखे हुए हैं। जो चर्या पिटक है यह थेरवाद परंपरा से संबंधित है, और जो यह ग्रंथ है यह बौद्ध शिष्य और जो अनुयायी थे उनके व्यवहार और उनके आचरण का वर्णन करता है। प्रश्न 10, लंका अवतारम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 वैपुल्य सूत्र, ऑप्शन 2 लंका दहन, ऑप्शन 3 काठक संहिता, ऑप्शन 4 वार्तिका। तो यहाँ पर आप सभी लंका दहन को देखकर लंका अवतार का संबंध लंका दहन से लगा देंगे, लेकिन यह सवाल का सही जवाब नहीं होगा। इसका सही जवाब है वैपुल्य सूत्र। जो लंका अवतारम सूत्र वास्तव में वैपुल्य सूत्र से संबंधित है। वैपुल्य सूत्र महायान बौद्ध शास्त्रों का एक समूह है जो बुद्ध की शिक्षाओं के विस्तृत और व्यापक स्वरूप पर जोर देता है। प्रश्न 11, कियारी और गियक नामक नवपाषाणकालीन स्थल निम्नांकित में से किस जगह पर अवस्थित है? ऑप्शन 1 नागालैंड, ऑप्शन 2 त्रिपुरा, ऑप्शन 3 अल्मोड़ा, ऑप्शन 4 लद्दाख। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 4 लद्दाख। जो कियारी और गियक नामक नवपाषाणकालीन स्थल है यह भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ये सिंधु नदी के बाएं किनारे पर समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न 12, घग्गर और हाकरा नदी तंत्र का निम्नलिखित में से किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? ऑप्शन ए C.F. ओल्डहैम, ऑप्शन 2 कैथलीन कैनियन, ऑप्शन 3 रॉबर्ट जे ब्रैडवुड, ऑप्शन 4 जॉन लुबाक।
इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए C.F. ओल्डहैम। जो C.F. ओल्डहैम है ये एक ब्रिटिश भूविज्ञानी थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में घग्गर हकरा नदी प्रणाली का अध्ययन किया था। प्रश्न 13 ए के घोष के अनुसार भारत में निम्नलिखित में कौन पूरा पाषाणिक संस्कृति समूह कॉम्प्लेक्स का एक काल क्रोनो सांस्कृतिक तत्व नहीं है। मतलब कि जो भारत में पूरा पाषाणकालीन संस्कृति है तो उसके सांस्कृतिक तत्वों में कौन सी चीज इन 4 ऑप्शनों में से शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 पेबल कोर, ऑप्शन 2 फ्लेक, ऑप्शन 3 फ्लेक ब्लेड, ऑप्शन 4 बोरर ब्यूरिन। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 4 बोरर ब्यूरिन। ए के घोष इन्होंने 1973 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया एन आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री पेलियोलिथिक बिगनिंग टू अर्ली हिस्टोरिक। इसमें इन्होंने जो पूरा पाषाण संस्कृति के बारे में 3 बुनियादी कालों में उन्हें बांटा गया है, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल में बांटा है। तो उस संस्कृति का जो सांस्कृतिक तत्व था उसमें बोरर ब्यूरिन शामिल नहीं था। प्रश्न 14 औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस कुलीन राजपूत को 7000 का मनसब दिया गया था। मतलब औरंगजेब के शासनकाल में किस राजपूत को 7000 का मनसब प्राप्त था। ऑप्शन 1 अनूप सिंह, ऑप्शन 2 राणा राज सिंह, ऑप्शन 3 मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 4 बिशन सिंह। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 3 मिर्जा राजा जय सिंह। जो मिर्जा राजा जय सिंह थे इन्हें औरंगजेब के शासनकाल में 7000 का मनसब प्राप्त था। प्रश्न 15 भारत में कुएं से जल निकालने की 2 विधियों का विवरण निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें मिलता है। ऑप्शन ए सीरत फिरोज शाही, ऑप्शन 2 बाबरनामा, ऑप्शन 3 तवारीख फिरोज शाही, ऑप्शन 4 रोजुतुस सफा। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 2 बाबरनामा। तो जो मुगल बादशाह बाबर था उनने जो अपना संस्मरण लिखा हुआ है बाबरनामा, उसमें उसने बताया है कि भारत में कुओं से जल निकालने के लिए 2 विधियाँ प्रचलित थी। पहली विधि फारसी पहिया था, जो एक बड़ा पहिया होता था जिसकी परिधि पर बाल्टियाँ जुड़ी होती थी। पहिए को बैलों या घोड़ों द्वारा घुमाया जाता था, तब उससे पानी निकाला जाता था कुएं से। और जो दूसरी विधि थी उसमें एक छोटा पहिया होता था जिसकी परिधि पर बाल्टियाँ जुड़ी हुई होती थी और इसे मानव द्वारा घुमाया जाता था। तो इस प्रकार से बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कुएं से जल निकालने की 2 विधियों के बारे में वर्णन किया हुआ है। हर बार यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री के पेपर में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें किस पुस्तक में किस चीज़ का विवरण दिया हुआ है इसके बारे में पूछा जाता है। प्रश्न 16 किसने इस बात का पर्यवेक्षण किया कि जब अकबर मिर्जा हकीम के विद्रोह का दमन करने के लिए अभियान हेतु काबुल की ओर गया था तो उसने अपनी मां हमीदा बानो बेगम को दिल्ली सूबे का प्रभारी नियुक्त किया था। ऑप्शन 1 अबुल फजल, ऑप्शन 2 फादर एथोनी मानसरेट, ऑप्शन 3 निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन 4 ड्यू जेरिक। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 2 फादर एथोनी मानसरेट। जो मानसरेट है उन्हें उनकी पुस्तक द कमेंट्री ऑफ फादर मानसरेट एस.जे. ऑन हिज जर्नी टू द कोर्ट ऑफ अकबर के लिए जाना जाता है। इन्होंने भारत में मुगल दरबार की यात्रा करी थी और इन्होंने ही यह बताया है कि जब 1560 में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने काबुल में विद्रोह किया था तो उसके विद्रोह को दमाने के लिए जब अकबर काबुल के लिए गया था उस समय उसने दिल्ली का जो प्रशासन था वो अपनी माता हमीदा बानो बेगम को सौंपा था। प्रश्न 17 जनवरी 1751 में निम्नलिखित में से किस सेना नायक के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना मुजफ्फर जंग के साथ आई थी। ऑप्शन ए कैप्टन बस्सी, ऑप्शन 2 कैप्टन कोप, ऑप्शन 3 कैप्टन सेली, ऑप्शन 4 कैप्टन बर्री। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 1 कैप्टन बस्सी। जनवरी 1751 में हैदराबाद के निजाम मुजफ्फर जंग के साथ कैप्टन बस्सी के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी सेना भी थी।
तो 15 जनवरी 1751 को फ्रांसीसी सेना हैदराबाद पहुंची थी और फ्रांसीसी सेना का सहयोग पाकर मुजफ्फर जंग अत्यंत खुश हो गया था। प्रश्न 18, आरंभिक आधुनिक काल में उम्मल के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 करदाता, ऑप्शन 2 कर संग्राहक, ऑप्शन 3 जमींदार, ऑप्शन 4 ग्राम का मुखिया। तो इसका सही जवाब आएगा कर संग्राहक। जो प्रारंभिक आधुनिक काल में कर संग्राहक को अरबी भाषा में उम्मल के रूप में जाना जाता है। उम्मल का अर्थ होता है लोग या समुदाय, लेकिन विशेष रूप से कर संग्राहक को संदर्भित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मल का अर्थ होता है कर संग्राहक। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत सैनिक सेवा के समर्थन हेतु गांवों से राजस्व कार्य अर्थात सरंजाम एक लोकप्रिय प्रथा थी? तो जो सरंजाम एक लोकप्रिय प्रथा थी, यह सैनिक सेवा के बदले दी जाती थी। तो यह किस साम्राज्य में प्रचलित थी? ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य, ऑप्शन 2 विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन 3 मराठा साम्राज्य, ऑप्शन 4 बहमनी राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन 3 मराठा साम्राज्य। जो सरंजाम एक लोकप्रिय प्रथा थी, यह प्रथा मराठा साम्राज्य में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को, किसी उच्च अधिकारी को उसकी सैनिक सेवा के बदले राजस्व का कार्य सौंपा जाता था। प्रश्न 20, किसने लिखा है कि समय बहुमूल्य है और अपरिवर्तनीय है? ऑप्शन 1 अबुल फजल, ऑप्शन 2 जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन 3 खपी खां, ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 2 जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी को उसकी कृति फतवा जहादारी और तुजुक फिरोजशाही के लिए जाना जाता है। प्रश्न 21, किसने कहा है कि उसके लाल कुंवर के लिए नूरजहाँ के समय को पुनर्जीवित किया गया और उसके नाम के सिक्के जारी किए गए थे? ऑप्शन ए हादी कम्बार खां, ऑप्शन 2 खपी खां, ऑप्शन 3 शाहनवाज खान, ऑप्शन 4 रुस्तम अली शाह हादी। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, यह किसने दिया हुआ है? तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह हादी कम्बार खान ने दिया हुआ है। प्रश्न 22, राजस्थान में अवस्थित निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 2000 ईसा पूर्व के लगभग सूखापन के आरंभ का प्रमाण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन 2 अर्जुनपुर, ऑप्शन 3 माउंट आबू, ऑप्शन 4 लुनकरसर झील। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ से हमें 2000 ईसा पूर्व के ऐसे साक्ष्य पता चलते हैं जहाँ से हमें सूखापन के आरंभ का पता चलता है? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 4 लुनकरनसर झील। तो इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्रश्न 23, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने निम्नलिखित में से किस रियासत के विलय को राज्य हड़प सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के आधार पर मंजूरी को रोक दिया था? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन 2 झांसी, ऑप्शन 3 करौली, ऑप्शन 4 संभल। तो इसका सही जवाब आएगा करौली। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स या राज्य हड़प सिद्धांत जो है, ये रियासतों को हड़पने के लिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। तो हमें यह याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत किस राज्य का विलय किया गया था, वह कब कब किया गया था, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न जोड़ियों के माध्यम से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विलय नीति जो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, यह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक अपनाई गई नीति थी। और इसमें यह होता था कि जिन शासकों की मृत्यु के समय उनका कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और इसी नीति के अंतर्गत करौली को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उसने इसका विरोध किया।
लेकिन कैसे भी करके बाद में 1854 में करौली पर अधिकार कर लिया जाता है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किस भारतीय फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत सभी को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए, प्रथम भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1881। ऑप्शन 2, द्वितीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1891। ऑप्शन 3, तृतीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1901। ऑप्शन 4, चतुर्थ भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1911। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 2, द्वितीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1891। इसी अधिनियम के तहत सभी को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया था। द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसी अधिनियम में और भी कई सुधार किए गए थे। इसमें काम की जो समय था वह निर्धारित किया गया था। जैसे 9 वर्ष के कम आयु के बच्चों को काम करने की मनाही थी, उन्हें कारखानों में काम नहीं दिया जाता था। और जो 9 से 14 वर्ष के बच्चे थे उन्हें प्रतिदिन 9 घंटे काम करवाया जाता था। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी कुछ घंटे निर्धारित करे गए थे, जैसे उन्हें 11 घंटे काम करवाया जाता था और उन्हें सप्ताह में छुट्टियां भी दी जाती थी और उसके साथ साथ उन्हें रात में काम नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके के कई सुधार जो थे वह द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम 1891 में किए गए थे। प्रश्न 25, प्रथम बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 1826 तक चला था, तो उसका तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन 1, एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में कछार की स्थापना। ऑप्शन 2, बर्मा द्वारा मणिपुर में राजनीतिक सत्ता की स्थापना। ऑप्शन 3, रंगून में ब्रिटिश नौसैनिक मिशन। ऑप्शन 4, मिसामी पहाड़ियों में ब्रिटिश अभियान। तो इसका सही जवाब आएगा एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में कछार की स्थापना, ऑप्शन 1। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2022 का इतिहास का जो प्रीवियस ईयर पेपर था जो कि 28 फरवरी 2023 को हुआ था शिफ्ट 1 के अंतर्गत, उसके 25 प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं हम उसके अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।